मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता लेकर। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जिसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होंठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पहुंचने की फुर्सत नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपड़ासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंजलक के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर हाल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गजल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। ये बिल्कुल ताजा गजल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई रिसर्च अंदा ही मुर्तब करेगा। एक फरमाइशी कह कहा लगा जिसे शीशी की आवाजों ने बीच में ही दबा दिया। कह कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वो 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज साहब अब आवाज जरा धीमी करके गजल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे में घंटी हुई। चपड़ासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपड़ासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। लिटिशिया बॉर्डरीज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में JD रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है।
उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपड़ासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो, मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाए। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ। आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे, 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले जमीन दे दो, मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपड़ासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पे त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वो उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा। चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वो खुद यहाँ का बादशाह है, बेलाज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपड़ासी बादशाह? अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपड़ासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। बेलाज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे बड़े भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है, और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस को कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर चपड़ासी आपे से बाहर हो गया। वह तैश में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहमकर वहां से हट गईं। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपड़ासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपड़ासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी दफ्तर में आके गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सबके सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा। तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो। हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे अजली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नर है, मेरे वाहगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहां भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो। एक बाबू हाथ जोड़कर बोला। हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी ये संत बानी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है।
मैं 1226/7 हूँ। मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा ये नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो। वाहेगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज याद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं। तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो। तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी। शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं। ये ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। अरे बैठा है, बैठा रहने दो। बकता है, बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। लेट हिम बाग हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपड़ासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा शांति से काम ले। यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण दे देगा। लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहेगुरु की पूजा करता है वो और किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वाहेगुरु का नाम लेकर, और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, 2-1 आदमियों ने बढ़कर तहमद की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आजादी दिलाई थी कि ये आजादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतारे दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी भी कमीज कंधे पे रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदे करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपड़ासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलावट हुई और आधे घंटे के बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वो फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने में कुछ नहीं होता,
भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो साल साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नलका पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई हजार बरकत है। वह सहसा रुका और जोर से हंसा। यारो, बेहयाई हजार बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपड़ासी की टांगे फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबू के कमरे में एक सेट चाय ले गया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम, HEN हैन, हैन माने मुर्गी, DEN डेन, डेन माने अंधेरी गुफा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।